नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। पीएम मोदी ने लॉन्च की ई-रूपी सेवा, बिना कार्ड, बैंक या ऐप के हो सकेगी डिजिटल पेमेंट। वर्चस्व की लड़ाई में सागर पहलवान की हत्या, दिल्ली पुलिस ने पेश की रोहिणी कोर्ट में सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट। फिर बढ़ गया यमुना में जल स्तर, अलर्ट पर साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाके। गाजियाबाद से आया हैरत अंगेज मामला, बाहर न जाने देने से तंग आकर 12 साल की बच्ची ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। और राजधानी को 6 अगस्त को मिलेगा बड़ा तोहफा, अक्टूबर से पिंक लाइन पर चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। अब खबरें विस्तार से। भारत ने डिजिटल क्रांति में एक और कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ई-रूपी सेवा लॉन्च कर दी है। यह सेवा पेमेंट का कॉन्टैक्ट लेंस माध्यम बनेगा। आपको बता दें कि ई-रूपी सेवा के माध्यम से अब आपको ना तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग जैसी किसी भी ऑनलाइन सेवा की जरूरत नहीं रहेगी। ये ई-रूपी सेवा ही आपके तमाम तरह के भुगतान कर देगा। कैसे ई-रूपी सेवा काम करेगी और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने सेवा के लॉन्च मौके पर कही, आइए आपको सुनवाते हैं। देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई-रूपी वाउचर दे सकता है। ई-रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है,
कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई-रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई-रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई-रूपी वाउचर उसे सिद्ध कर। सागर पहलवान हत्याकांड मामले में आज दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार वर्चस्व की लड़ाई के चलते ही सागर पहलवान की हत्या की गई है। पुलिस की चार्जशीट में और क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। सागर पहलवान हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज अपनी चार्जशीट तैयार कर दी, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में आज दाखिल किया। सागर पहलवान हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार है। क्राइम ब्रांच की टीम करीब 3 महीने से इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, जहां पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार समेत कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 15 गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से हुई है। इस मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। सागर हत्याकांड मामले में इनामी बदमाश प्रवीण उर्फ चोटी आसोदा गांव, जोगेंद्र काला आसोदा गांव और राहुल मोस्ट वांटेड हैं। जांच के दौरान पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते सागर पहलवान की हत्या की गई थी। तफ्तीश में सामने आया है कि सुशील पहलवान के खेमे के जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे, जिससे सुशील काफी नाराज थे। बता दें, चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने 50 से ज्यादा गवाह बनाए हैं। वहीं मारपीट की घटना जिस मोबाइल फोन में कैद हुई है, उस फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इस चार्जशीट में लिखी गई है। वहीं सीसीटीवी की फुटेज, छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद लोगों के बयान को पुलिस टीम ने अपनी तफ्तीश में शामिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में यमुना में जलस्तर का लेवल एक बार फिर से बढ़ गया। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से रुक रुक कर पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से बीच बीच में यमुना का वाटर लेवल बढ़ जाता है। इसी के चलते अब साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से यमुना में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते दक्षिणी पूर्वी जिला अलर्ट पर है।
दरअसल बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली की यमुना में जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके बाद यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर दक्षिणी पूर्वी जिले में जिला प्रशासन के द्वारा कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तरह तैयार है। दिल्ली गवर्नमेंट का पब्लिश हुआ, जिसमें यमुना में जल स्तर बढ़ने के बाद जितने तरह के स्टेप्स लेने हैं उसका डिटेल ब्यौरा दिया हुआ है और एक सारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके साथ किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करके काम करना है वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है। हम उसी प्रकार से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम ईस्ट जो है वो इसकी नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने जिले लेवल पे और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उसके ऊपर इंगित कर दिए जाते हैं, जिसके अनुसार कार्रवाई होती है। इन सभी जनरल चीज़ों के अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में चूँकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यमुना के साथ लगता है, खास करके हमारे ओखला बराज के नीचे का डाउनस्ट्रीम का एरिया, तो उसके लिए हमारे एसडीएम सरिता विहार ने और एसडीएम सरिता विहार को ये निर्देश दिया गया है कि वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो उस पॉइंट के असिस्टेंट इंजीनियर हैं उससे वो कॉन्स्टेंटली दिन में 4 बार एक कोऑर्डिनेशन करके बातचीत करके ये तय करते हैं कि कितना पानी पीछे से छोड़ा गया, वजीराबाद बराज पे कितना छोड़ा गया, फिर आपका ओखला बराज पे कितना छोड़ा गया और जो डेंजर लेवल्स हैं हमारे दिल्ली के लिए उसको हम कैलिब्रेट करते हैं कि ओखला के एंड पे आने के बाद जब हमारा एक गिवन क्वांटम ऑफ वाटर अगर 1.5 लाख क्यूसेक्स पानी ओखला बराज से छोड़ा जाता है तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं डाउनस्ट्रीम ऑफ ओखला बराज, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमको इमीडिएटली इवैक्यूएशन करना होता है। तो उस चीज़ पे हमारी नज़र है। हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑलरेडी फील्ड में, अभी भी फील्ड में और 4 आवरली बेसिस पे हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे रिलीफ की, जैसे मान लीजिए आपने किसी लो लाइंग एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया तो इवैक्यूएट करके उनको हम टेंट्स में एकोमोडेट करते हैं। तो इवैक्यूएशन के बाद जो रिलीफ टेंट्स हैं उसके लिए हमारे जो वेंडर्स हैं उससे ऑलरेडी हमारा टाई अप हो गया है। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम अपने टेंट्स वहाँ पे डेजिग्नेटेड एरिया हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए, वहाँ पे हम उनको टेंट्स पिच करके पहले तो इवैक्यूएट करके वहाँ रिलोकेट करेंगे, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था। बता दें, दिल्ली यमुना का कुछ हिस्सा दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी जिले के अंतर्गत भी आता है और इन इलाकों में भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं, जिसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है और वो लगातार यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे यहाँ रह रहे लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक पिता को उसकी ही बेटी ने मैसेज कर 1 करोड़ की रंगदारी की मांग कर डाली। जी हां, जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो जांच में पाया कि बच्ची कोविड की वजह से स्कूल नहीं जा रही थी, जिस वजह से उस पर ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बच्ची ने अपने पिता के साथ शरारत की और पिता से 1 करोड़ की ही रंगदारी मांग डाली। देखिए, पुलिस को इस पूरे मामले की जब जानकारी मिली तो पुलिस ने पूछताछ में और क्या कुछ हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 12 साल की छात्रा ने अपने पिता से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग कर डाली। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई का दबाव होने के चलते छात्रा ने इंजीनियर पिता के साथ इस तरह का चौंकाने वाला कारनामा कर डाला। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र का है। साइबर सेल ने एक परिवार के व्हाट्सएप हैक कर स्टेटस लगाने के मामले का
खुलासा कर दिया है। यह हरकत किसी जालसाज ने नहीं बल्कि 12 साल की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी ने ही की थी। सर, गाजियाबाद साइबर सेल ने खुलासा किया है, एक छात्रा है जिसने अपने माता के कुछ उल्टे सीधे स्टेटस लगाए थे। पूरा क्या मामला है, क्या खुलासा हुआ? देखिए, साइबराबाद थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सब्जेक्ट ने शिकायत दी थी कि उनके मोबाइल नंबरों पे बिना उनके सेव किए बिना उनके लगाए कई स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, जिसमें कतिपय मोहल्ले के लोगों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, लोगों टिप्पणी की गई थी और साथ ही में यह लिखा गया था कि आप पैसे दोगे तो आपके मतलब आपके परिवार को हानि पहुँचाई जाएगी। इस शिकायत पे साइबर सेल टीम को लगाया गया। साइबर सेल टीम ने एक्टिव हुई तो उसके बाद से जब जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि परिवार की मीडिया द्वारा ये स्टेटस सारे लगाए गए थे और उसके आधार पे संबंधित थाने को अवगत करा दिया गया है। जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है उसमें की जाए। सर, क्यों लगाए थे? आखिर मंशा क्या थी ये स्टेटस लगाने के पीछे? और कोई पैसे मांगने की बात सामने आई, किस तरीके से कैसे पैसे मांगे गए? बातचीत में जो भी सामने आया है कि लड़की ने भूलवश है या अज्ञानतावश ये सारी चीजें की थी और परिजनों द्वारा जो संबंधित गार्जियन है और पुलिस द्वारा भी काउंसलिंग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से रोका जा सके। पैसे की भी बात सामने आई है कि पैसे भी मांगे गए थे, कितने करोड़ की जिम्मेदारी मांगी गई? जैसे तो उसके स्टेटस पे पहले बताया कि 1 करोड़ रुपए देने की बात की लगाई गई थी और ताकि ये भी कहा गया था अगर नहीं देंगे तो आपके परिवार को हानि पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में संबंधित बच्चे की काउंसलिंग भी कराई गई है और साथ में और भी विभागों को अवगत कराया गया है ताकि बेहतर काउंसलिंग प्रॉपर काउंसलिंग होकर भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। पुलिस ने पहले ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। परिवार ने माफीनामा दाखिल कर दिया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो 6 अगस्त को दिल्ली के लोगों को तोहफा देने जा रहा है। जी हां, डीएमआरसी ने घोषणा की है कि 6 अगस्त को ग्रे लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही इस पूरे रूट पर अब मेट्रो की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। इस रूट से किन किन लोगों को फायदा होगा और ये रूट कैसे दिल्ली के लोगों की यात्रा को सुगम बनाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली वालों को 6 अगस्त को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्रे लाइन के नजफगढ़ ढांस बस स्टैंड और पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी मयूर विहार पॉकेट कॉरिडोर पर सफर शुरू होने जा रहा है। अब इन दोनों ही प्रोजेक्ट का केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। कोरोना की वजह से वर्चुअल अंदाज में ही यह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार पर अक्टूबर से चालक रहित मेट्रो का परिचालन करने की तैयारी है। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक चलने वाली मजेंटा लाइन के बाद ये मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर होगा, जिस पर बिना चालक के मेट्रो चलेगी। मेट्रो में दूसरा कॉरिडोर है जिस पर कम्युनिकेशन बेस्ड सिग्नलिंग सिस्टम लगा है। पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का अब तक का सबसे बड़ा 58 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो पूरी दिल्ली को आपस में जोड़ता है। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह के मुताबिक पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। पिंक लाइन पर पहले दिन से ड्राइवरलेस परिचालन की तकनीकी है, मगर इस पर त्रिलोकपुरी से मयूर विहार के बीच एक छोटे से सेक्शन पर निर्माण पूरा नहीं होने के कारण ये पूरा कॉरिडोर 2 हिस्सों में चल रहा था। इसीलिए चालक रहित मेट्रो का परिचालन संभव नहीं था, लेकिन अब ये कॉरिडोर तैयार है। इस बचे हुए सेक्शन पर परिचालन शुरू होने के 2 महीने यानी अक्टूबर से चालक रहित मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। बताते चले कि दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क पर सिर्फ 2 कॉरिडोर मजेंटा और पिंक लाइन पर चालक रहित मेट्रो परिचालन वाला सिग्नलिंग सिस्टम मौजूद है। दोनों कॉरिडोर मेट्रो फेज 3 में बनाए गए थे। पिंक लाइन पूरी दिल्ली को आपस में जोड़ने के साथ दिल्ली मेट्रो के बाकी सभी नेटवर्क से भी जोड़ती है। इस कॉरिडोर पर 13 इंटरचेंज स्टेशन है। आपको बता दें कि ड्राइवरलेस मेट्रो मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित है। इसके साथ ही मेट्रो में चालक का केबिन खत्म होगा तो अतिरिक्त यात्री कोच में आ सकेंगे।
यात्रियों का सफर और रोमांचक होगा। सफर के दौरान आगे खड़े होकर ट्रैक भी देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।